Now the next section is who can appoint income tax authorities. Section 117, because appointment of income tax authorities is also important factor. So let me read it from your model first. Who can appoint income tax authorities? See here. Appointment of income tax authority, section 117. Central government may appoint such person as it thinks fit to be income tax authorities. होता क्या है आपको पता है, वो यूपीएससी का एग्जाम देना पड़ता है आप लोगों को, यूपीएससी का, एंड देन फ्रॉम यूपीएससी एग्जाम जिन ऑफिसर्स को आईआरएस में जाना होता है, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, उसमें से कुछ ऑफिसर्स का अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। सर ऐसे नहीं कि सारे ऑफिसर्स का अपॉइंटमेंट जिंदगी भर इनकम सेंट्रल गवर्नमेंट ही करता रहेगा। इनकम टैक्स ऑफिस is a very big department and there are so many thousands of officers are working under that and उनके अंडर lakhs of juniors are working। तो सर इतने लोगों का अपॉइंटमेंट यूपीएससी आईआरएस एग्जाम से नहीं होता, तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, सीबीडीटी को एम्पावर्ड कर दिया, बोर्ड को पावर दे दिया कि सर हमने एक बार कुछ सीनियर ऑफिसर अपॉइंट कर देना, उसके अंडर के ऑफिसर आप अपॉइंट कर दो। सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑथोराइज बोर्ड मतलब सीबीडीटी और प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल, याद आ रहा है, डायरेक्टर जनरल सबसे बड़ा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल और डायरेक्टर जनरल, और इस साइड के प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर और चीफ कमिश्नर और प्रिंसिपल डायरेक्टर और डायरेक्टर और प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर, मतलब पप्पा एंड दादाजी, इन शॉर्ट लैंग्वेज पप्पा एंड दादाजी, यहाँ के चार 8 ऑफिसर हो गए सर। टू अपॉइंट इनकम टैक्स ऑफिसर्स बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर एंड डेप्यूटी कमिश्नर, ठीक है ना। तो ये असिस्टेंट कमिश्नर और डेप्यूटी कमिश्नर के नीचे जिन लोगों का अपॉइंटमेंट होना है वो तो बोर्ड कर लेगा, और उनके नीचे सर, इनके नीचे भी तो ऑफिसर्स होते हैं, वो छोटे मोटे इंस्पेक्टर्स होते हैं, उनका अपॉइंटमेंट कौन करेगा, या सपोर्ट स्टाफ होता है, टाइपर होता है, चाय रखने के लिए प्यून वगैरह होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ी ना क्या है, इतने बड़े बड़े लोगों का अपॉइंटमेंट अभी, मतलब बड़े बड़े लोगों का अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट करता है, छोटे मोटे लोगों का अपॉइंटमेंट आप ही कर लेना। तो इनकम टैक्स ऑथोरिटीज ऑथोराइज ऑन दिस बिहाफ by the board may appoint such executive or ministerial staff as may be necessary to assist in execution of the function। तो क्या करेगा सर, इनकम टैक्स अथॉरिटी ऑथोराइज इन दिस बिहाफ बाय द बोर्ड, तो बोर्ड ने जिस ऑफिसर को पावर दिया हुआ है वो ऑफिसर कुछ अपने जूनियर लोगों को अपॉइंट करेगा। All these appointments can be made subject to the rules and order of the central government। इनका अपॉइंटमेंट कैसे होगा, सैलरी कितना होगा, क्या उनका रेम्यूनरेशन पैकेज होगा, कितनी छुट्टी मिलेगी, सब कुछ जो है उसका गवर्नमेंट रूल है, उसी के हिसाब से होगा, किसी को प्राइवेट रूल नहीं दिया गया है। तो हमें याद क्या रखना है फ्रॉम एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव, अभी इतना बड़ा पैराग्राफ तो याद रखना नहीं है और उतना लिखना भी नहीं है, हमें खाली इतना लिखना है, कॉन्सेप्ट नंबर 3, पॉइंट नंबर 7, कॉन्सेप्ट नंबर 3 सेक्शन 117, अपॉइंटमेंट ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटीज। Clause A, central government can appoint CCIT, CIT, additional CIT and JCIT, or CBDT, CCIT and CIT can appoint DGIT या DCIT नहीं है, DGIT, और डिप्यूटी कमिश्नर भी हो सकता है, चलो ठीक है, कमिश्नर्स की बात करो, डिप्यूटी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, ITO, TRO एक्सेट्रा, इतना खाली आप लिख दो, बस ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। प्लीज मेक दिस नोट्स एंड देन वी विल कंटिन्यू। So next concept is section 118, control over income tax authorities। Obviously CBDT is empowered to control all income tax authorities, ठीक है ना, subject to overall framework of central government। तो इतना effective नहीं है वो, जाने दो। The most important section of this chapter is section 119। section 119 के ऊपर क्वेश्चन टारगेट होता है एग्जाम में, तो फ्रॉम एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव सेक्शन 119 is the most important section of all the discussion that we are going to have, so please have a dedicated attention over it। सबसे पहले तो सीबीडीटी में होता कौन है, तो जनरल डिस्कशन करके आ जाते हैं, दिस इज नॉट समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट, यहाँ पे खाली आपको बताया जा रहा है कि होता कौन है सीबीडीटी में, सीबीडीटी एग्जैक्टली है क्या, ठीक है। द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस इज अ स्टैट्यूटरी अथॉरिटी फंक्शनिंग अंडर सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1963। तो एक एक्ट के अंदर बनाई गई एक बॉडी है, बॉडी मतलब समझो जैसे आपकी सोसाइटी में चेयरमैन होता है, कैशियर होता है, ट्रेजरर होता है, सेक्रेटरी होता है, वैसे यहाँ पे भी एक बॉडी है, वैसे ही यहाँ पे कुछ लोग होंगे। द ऑफिशियल्स ऑफ द बोर्ड in their ex officio capacity
also function as a division of a ministry dealing with matter relating to levy and collection of direct taxes. तो उनका काम है, they are just a extended arm of central government. वो मिनिस्ट्री नहीं है, लेकिन वो मिनिस्ट्री जैसा ही है, छोटा सा, जो खाली टैक्सेस की बात करता है, टैक्सेस को लेवी करता है। यहाँ पे अभी उन्होंने पूरा का पूरा हिस्ट्री लिखा है कि सीबीडीटी कैसे एग्जिस्टेंस में आया, पहले कौन सा एक्ट बना था, फिर पहले खाली सीबीडीटी था जो दोनों टैक्सेस को देखता था, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, फिर जाके आगे जाके वर्कलोड बहुत बढ़ गया तो डायरेक्ट टैक्स का बोर्ड अलग हो गया, इनडायरेक्ट टैक्स का बोर्ड अलग हो गया। ये काम का नहीं है, ये मैं नहीं पढ़ रहा। अभी आप लोगों को देखना है कि इसमें होता कौन कौन है। तो इसमें चेयरमैन होता है और 6 मेंबर होते हैं, ठीक है ना, एक चेयरमैन और 6 मेंबर, मतलब यहाँ पे टोटल 7 लोगों की टीम होती है। ये देखो मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूं, ये लोग है सीबीडीटी, ये रहा सीबीडीटी आपके सामने, ठीक है ना, 6 मेंबर और एक चेयरमैन, ऐसे टोटल 7 लोगों की ये टीम होती है, उसको सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। ऐसे नहीं कि 50 लोग काम करते हैं यहाँ पे, बस इतने ही लोग काम करते हैं। ओके, तो चेयरमैन होता है, फिर मेंबर्स में अलग अलग एक्सपर्टीज के मेंबर लेने पड़ेंगे हमें, क्योंकि सारे मेंबर का एक अपना कंफर्ट होना चाहिए, क्योंकि उनको इनकम टैक्स में जितने मैटर होते हैं सारे उनको पता होने चाहिए। तो ऑब्वियसली हम एक ही टाइप के ऑफिसर्स अगर ले लेंगे तो फिर सीबीडीटी कंसल्टेंसी नहीं दे पाएगा अच्छे से सारे ऑफिसर्स को, तो अलग अलग टाइप के उन्होंने मेंबर लिए। एक मेंबर जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इनकम टैक्स को दिया, ऐसा एक मेंबर आता है। एक मेंबर ऐसा आता है जो लेजिस्लेशन एंड कंप्यूटराइजेशन समझता है, लेजिस्लेशन मतलब लॉ समझता है, इज द लॉ मेंबर, ठीक है ना। एक मेंबर है जो पर्सोनल, मतलब जो एचआर मेंबर है समझो, और विजिलेंस, उनके ऊपर कंट्रोल रखना, आंख रखना, ठीक है ना, कौन गलत कर रहा है कौन सही कर रहा है वो देखना। मेंबर एक इन्वेस्टिगेशन विंग से आएगा, जो हमारी इन्वेस्टिगेशन विंग है उसमें का जो सीनियर मेंबर जिसने जिंदगी अपनी इसमें दे दी है पूरे टैक्सेशन इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट को, वो आएगा। एक मेंबर रेवेन्यू डिपार्टमेंट से आएगा, एक मेंबर ऑडिट एंड जुडिकल डिपार्टमेंट से आएगा। तो इतने सारे मेंबर्स आके 7 मेंबर का ये पूरा टीम है। हाँ, ये तो टीम की बात हो गई। अब पावर्स की बात करेंगे। सर पावर्स की बात करेंगे तो क्या सीबीडीटी को अपने ऑफिसर्स को इंस्ट्रक्शन देने की पावर है? डेफिनेटली, उनके पूरे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्शन देने की पावर सीबीडीटी को ही है, कि डिपार्टमेंट क्या करेगा और डिपार्टमेंट क्या नहीं करेगा, ये पावर खाली सीबीडीटी को दिया गया है। तो सीबीडीटी इंस्ट्रक्शन करेगा, सीबीडीटी फ्रॉम टाइम टू टाइम इश्यू सच ऑर्डर्स, इंस्ट्रक्शंस, डायरेक्शन। तो क्या क्या इश्यू कर सकता है? ऑर्डर्स, इंस्ट्रक्शन, डायरेक्शन टू द अदर इनकम टैक्स अथॉरिटीज एज इट मे डीम फिट फॉर अ प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि ये एडमिन बॉडी है, क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेशन देखता है डिपार्टमेंट का फॉर दिस एक्ट। Such authorities and all other person employed in the execution of this act shall observe and follow such instruction. Shall follow such instruction बोला गया, मतलब उनके पास चॉइस नहीं है, उनको इंस्ट्रक्शन फॉलो करने ही पड़ेंगे ऑफ द बोर्ड। सर लेकिन मुझे बताओ, अगर आपके मामा जी, आप आगे जाके बहुत बड़े सीए में बन जाते हो और आपके मामा जी सीबीडीटी में हैं और आपकी किसी क्लाइंट को इनकम टैक्स का नोटिस आया हुआ है, क्या आप सीबीडीटी से इस इनकम टैक्स ऑफिसर को इंस्ट्रक्शन दिला सकते हो कि सुन ये हमारे पहचान का क्लाइंट है, इसका काम मत करो, मतलब इसका ऑर्डर कैंसिल करो या इसका असेसमेंट इस तरीके से करो? क्या ऐसा हो सकता है? क्या जल्दी बोलो। सीबीडीटी को ऑर्डर है, सीबीडीटी को पावर है एक एओ को ऑर्डर देने का, लेकिन क्या किसी पर्टिकुलर केस के लिए ऑर्डर दे पाएगा वो? सोचो कि सीबीडीटी से ऑर्डर निकाला हुआ है, रिलायंस का केस ओपन हुआ है, रिलायंस ने डायरेक्टली सीबीडीटी की चेयरमैन को फोन कर दिया, अरे वो अपने ऑफिसर को बताओ ये हमारी ऑर्डर उसने कैसे निकाली। क्या ऐसे हो सकता है पर्टिकुलर केस के लिए सीबीडीटी ऑर्डर पास करेगा? क्या वो मुझे बताओ। नो नहीं, जो जेनरिक नेचर में होते हैं ना, जनरल्स ऑर्डर होते हैं ना, जैसे अभी कोविड के वजह से सारे अभी 31, अभी आपने देखा होगा, अगर मुझे नहीं पता आप लोग, वो एक मीम अभी मार्केट में बहुत सर्कुलेट हो रहा था 31 जुलाई पे, दिस इज द फर्स्ट 31 जुलाई इन द हिस्ट्री दैट ऑल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड टैक्स प्रोफेशनल्स आर गोइंग होम इन टाइम। क्योंकि 31 जुलाई पे हम यूजुअली घर जाते ही नहीं, हम तो ऑफिस में बैठे रहते हैं। क्यों? क्योंकि लास्ट डेट होता है। लेकिन अभी सारे के सारे सीए लोग घर पे बैठे थे। क्यों? क्योंकि सीबीडीटी ने कोविड के वजह से, और क्योंकि इनकम टैक्स पोर्टल नया आया हुआ है और जो अभी एफिशिएंटली काम नहीं कर रहा, उन्होंने जो ड्यू डेट थी उसको एक्सटेंड करके रखी है। तो वो किसी पर्टिकुलर राम पाटिल के लिए एक्सटेंड नहीं हुआ है, वो पूरे इंडिया के असिस्टेंट्स के लिए एक्सटेंड हो चुका है। तो सीबीडीटी के पास इतना पावर है कि वो जो ड्यू डेट्स है उनको एक्सटेंड करे इन जनरल। अब ये समझो, इन जनरल की बात कर रहा हूं, किसी पर्टिकुलर ऑफिस के लिए नहीं। तो ये एक्सेप्शन भी आपको याद रखनी पड़ेगी, एक्सेप्शंस के ऊपर भी एग्जाम में टारगेट किया गया है।
However, no such order or instruction or directive shall be issued so as to require any income tax authority to make any particular assessment. पर्टिकुलर असेसमेंट के लिए आपका ऑर्डर नहीं आएगा किसी पर्टिकुलर असेसी के लिए, और टू डिस्पोज ऑफ अ पर्टिकुलर केस इन अ पर्टिकुलर मैनर. एक केस आप ऐसे ऐसे करके 2 लाख रुपया लेके बंद कर दो, ऐसे आपका कोई पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं जाएगा किसी भी ऑफिसर को. so as to interfere with the discretion of the commissioner appeal. कमिश्नर अपील को, क्योंकि कमिश्नर अपील भी आप ही का ही डिपार्टमेंट है, तो कमिश्नर अपील को अपीलेट अथॉरिटी के हाथ खुले होने चाहिए कोई भी जजमेंट देने के लिए, डिपार्टमेंट के फेवर में, डिपार्टमेंट के अगेंस्ट. तो आप कमिश्नर ऑफ अपील्स को ऑर्डर देके उसको बांध के नहीं रख सकते, कमिश्नर ऑफ अपील को फ्रीडम देना चाहिए. ये बात यहाँ पे उन्होंने की है. इन एक्सरसाइज ऑफ हिज अपीलेट फंक्शन, जब भी अपीलेट फंक्शन करता है तो सीबीडीटी के अगेंस्ट या ऑर्डर के अगेंस्ट अगर कोई आता है वहां पे अपील लेके, तो उसकी अपील सुनने का पावर उसके पास होना चाहिए. इसलिए कमिश्नर ऑफ अपील्स को हमने सीबीडीटी के मैंडेटरी ऑर्डर्स में से बाहर निकाल के रखा है. चलो ठीक है. फिर सीबीडीटी को जनरल और स्पेशल ऑर्डर भी निकाल सकता है फॉर इज सबऑर्डिनेट, ऑब्वियसली कि ये काम करो, ये काम मत करो, ये काम इधर तक करो, ये काम अभी आपको ओवर टाइम करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी ऑर्डर सीबीडीटी निकाल सकता है. वैसे बहुत सारे सेक्शन उन्होंने लिखे हुए हैं. अब ये सारे सेक्शन हमारे हुए नहीं है तो आपको समझेंगे नहीं, लेकिन दुनिया भर के सेक्शन दिए, आगे जाके कभी तो आप लोग ये ऑर्डर्स देख लेना. ठीक है. Such orders act as a guidelines, principles, procedures to be followed by the income tax authorities in work relating to the assessment and collection of the revenue or initiation of the proceeding for imposition of penalties. तो उसके लिए कुछ ऑर्डर्स डिपार्टमेंट पास करा सकता है. हाँ, ये सबसे, ये इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट सब क्लॉज, मोस्ट इंपॉर्टेंट सब क्लॉज. मैं आपको एक केस स्टडी देता हूं और केस स्टडी से हम लोग इसकी बात करते हैं. ठीक है. आपको मैंने एक सेक्शन पढ़ाया हुआ है प्रीवियस चैप्टर में, जो सेक्शन था 139(3), इफ यू रिमेंबर, जिसको हम लॉस रिटर्न बोलते थे. याद आ रहा है ऐसा कुछ? लॉस का भी रिटर्न जाता है, ऐसा कुछ याद आ रहा है क्या? कैपिटल गेन में नहीं, लॉस, हाँ लॉस रिटर्न, कैपिटल गेन का लॉस भी उसमें इंक्लूड है. 139(3) फाइलिंग ऑफ रिटर्न का जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था उसमें 139(3) में एक लॉस रिटर्न होता है. सर लॉस रिटर्न मैंडेटरी होता है. आपको अगर लॉस हुआ, जैसे कोई एक असेसी है, उसके बिजनेस में ना, उसके बिजनेस में बेचारे को ना 25 लाख रुपए का खाली लॉस ही हुआ है, लॉस हुआ है बस, और कुछ नहीं है. अब इसको रिटर्न भरना मैंडेटरी है कि नहीं है, ऐसी बात हो रही है. yes. तो इसको मैंडेटरी है. सर क्यों मैंडेटरी है? क्योंकि इसको अगर लॉस को क्या करना होगा, क्या करना है, अगर इसको मैंडेटरी कब है? जब उसको, वो क्या सोचता है कि लॉस को उसको क्या करना है, कैरी सेट ऑफ, नहीं सेट ऑफ नहीं, कैरी फॉरवर्ड. सेट ऑफ तो बिलेटेड रिटर्न में भी हो सकता है, लेकिन कैरी फॉरवर्ड अगर करना है, उस साल में सेट ऑफ नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना, इस साल में उसके पास कोई इनकम नहीं है, खाली लॉस ही बनाया उसने और कुछ नहीं है, बस लॉस ही लॉस है उसके पास. 25 लाख का अगर इसको लॉस कैरी फॉरवर्ड करना है, कौन से हेड का लॉस कैरी फॉरवर्ड करना है सर? उसको कैरी फॉरवर्ड करना है उसको बिजनेस या प्रोफेशन का लॉस, कैपिटल गेन के लॉस, या उसको क्या मैंने बोला था आपको, ओएनएम का लॉस, स्पेक्युलेटिव लॉस, स्पेसिफाइड लॉस. ऐसे कुछ लॉसेस की मैं बात कर रहा हूं. हाउस प्रॉपर्टी इसमें नहीं था, मुझे खाली क्या बताना है, हाउस प्रॉपर्टी इसमें नहीं था. अगर आप लोगों को इनके लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करना है तो आपको मैंडेटरी रिटर्न भरना पड़ता है. और मैंडेटरी कब भरना पड़ता है? ऑन और बिफोर ड्यू डेट अंडर सेक्शन 139(1). अगर आपको लॉस रिटर्न्स को कैरी फॉरवर्ड करना है तो आपको ड्यू डेट के पहले आपको रिटर्न भरना मैंडेटरी है. इसका क्या मतलब होता है कि अगर आपने बिलेटेड रिटर्न भरा, तो आपका लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा. एम आई राइट? अगर आपने बिलेटेड भरा तो आपका नो कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस. ये बरोबर है क्या? अगर आपने बिलेटेड रिटर्न भरा, अब इसका ड्यू डेट हम मान लेते हैं, इसका ड्यू डेट था, ये बेचारे का ड्यू डेट था 31 जुलाई मान लो, ठीक है ना, इसका ड्यू डेट था 31 जुलाई, लेकिन सर इसने रिटर्न भरा आगे जाके नवंबर में,
30 नवंबर पे इसने क्या भरा, रिटर्न भरा, लेट हो गया है थोड़ा, 2-3 महीने का लेट हो गया है, तो इसका लॉस कैरी फॉरवर्ड हो पाएगा क्या? ये जो बिजनेस लॉस में दिखा रहा हूं 25 लाख का, कैन इट बी कैरी फॉरवर्ड? आप मुझे बता दो, आपका प्राइमरी आंसर बता दो। जुलाई पे रिटर्न भरना चाहिए था, उसने नवंबर पे रिटर्न भरा, लेकिन नवंबर पे भरा। कैन ही कैरी फॉरवर्ड दिस बिजनेस लॉस? जल्दी बोलो। ओके, सूरज का रिप्लाई आया, उर्मिला का रिप्लाई आया। ओके सर, सर ये जो है ये लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता। अब मैं आपको इसके पीछे का बैकग्राउंड बता देता हूं। इसके बेचारे के घर में डेथ हो गई थी, और डेथ किसी बहुत क्लोज पर्सन की हुई थी, बहुत क्लोज, मे बी पेरेंट्स, मे बी स्पाउस, कुछ अभी कोविड के सिचुएशन में कुछ नहीं बोल सकते, तो बहुत क्लोज पर्सन की डेथ हुई थी। आपको क्या लग रहा है, घर में जब किसी की डेथ होती है तो वो बंदा जाके इनकम टैक्स रिटर्न्स टाइम पे भरे? डू यू एक्सपेक्ट दिस? बोलो। नो। नहीं, तो ये जेन्युइन रीजन है ना, ये बहुत ही जेन्युइन रीजन है कि उसको डिले क्यों हुआ है, ठीक है ना। डेथ से बड़ा जेन्युइन रीजन तो हो ही नहीं सकता, तो इट वाज वेरी मच जेन्युइन। तो आपको नहीं लग रहा कि इनकम टैक्स में ऐसा, और 25 लाख का लॉस है, छोटा मोटा लॉस नहीं है, 25 लाख का लॉस है, आपको नहीं लग रहा इनकम टैक्स में ऐसा कुछ होना चाहिए जहां पे इसका जो डिले हुआ है, डिले, उसका कंडोनेशन हो? कंडोनेशन हो मतलब सर माफी हो, कि जो टाइम लिमिट दिया है उसका रिलैक्सेशन मिले। कंडोनेशन मतलब रिलैक्स करे, आपका टाइम लिमिट रिलैक्स करे, कि आपका ठीक है, आपका लेट हुआ ना, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपकी जेन्युइन केस है, हम एडमिट कर लेंगे। ऐसा कुछ तो पावर होना चाहिए ना इनकम टैक्स में। अरे कुछ कुछ तो पावर होना चाहिए ना इनकम टैक्स में। ये पावर जो है ना, ये पावर उन्होंने दिया है सीबीडीटी को। ये पावर किसको दिया गया है? सीबीडीटी को। और सीबीडीटी ने फिर एक ऑर्डर पास करके वो पावर डेलीगेट किए जूनियर ऑफिसर्स को भी। वो पूरा मैं आपको पढ़ाऊंगा, आपके मॉडल में पूरा नहीं लिखा है, पहले आपके मॉडल में जितना लिखा है उतना पढ़ लेता हूं। द बोर्ड, देखो हाँ क्या बात कर रहा हूं मैं अभी, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन पढ़ा रहा हूं आप लोगों को। अगर आपको ये चैप्टर नहीं, मतलब बोलते हैं ना कि अगर आपको ऑप्शन में भी छोड़ना होगा ना, तो ये वाला पॉइंट आप ऑप्शन में नहीं छोड़ के जा सकते। द बोर्ड में बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर, जनरल मतलब सबको, सबके लिए, स्पेशल मतलब अभी किसी पर्टिकुलर केसेसी के केस में जब ऑर्डर पास होती है तो उसको स्पेशल ऑर्डर बोला जाता है। एडमिट एन एप्लीकेशन और अ क्लेम फॉर एग्जम्पशन, या तो उसको एग्जम्पशन नहीं मिल रहा है बेचारे को क्योंकि वो डिले फाइल कर रहा है रिटर्न, या डिडक्शन, डिडक्शन का कोई केस है, उसको डिडक्शन नहीं मिल रहा है, 10AA का, 80IA का डिडक्शन बेचारे को नहीं मिल रहा है, या आप उसको रिफंड नहीं दे रहे हो, या एनी अदर रिलीफ। ये वर्डिंग है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्डिंग है, एनी अदर रिलीफ अंडर दिस एक्ट, कोई भी रिलीफ हो, ठीक है ना, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड स्पेसिफाइड अंडर द एक्ट फॉर मेकिंग सच एप्लीकेशन और द क्लेम, सच ऑर्डर कैन बी इशूड बाय द बोर्ड इफ इट कंसिडर। अच्छा, ये उनके पास ऐसे ऑब्लिगेशन नहीं है, वो डिपार्टमेंट सोचेगा, सीबीडीटी सोचेगा कि ये ऑर्डर पास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कंडोनेशन ऑफ डिले होना है कि नहीं होना है, कंसिडर इज डिजायरेबल और एक्सपीडियंट टू डू सो फॉर अवॉइडिंग, देखो ये वर्डिंग, देखो ये बहुत वर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जेन्युइन हार्डशिप, जेन्युइन हार्डशिप नहीं, जेन्युइन हार्डशिप इन एनी केस और क्लास ऑफ द केसेस, such order can be issued to any income tax authority except the commissioner of appeal। कमिश्नर ऑफ अपील को आप ऑर्डर नहीं दे सकते, वो उसकी मर्जी है, बाकी सारे ऑफिसर्स को आप ऑर्डर दे सकते हो। फिर उन्होंने वही बोला, रिलैक्सेशन इन चैप्टर 4 एंड चैप्टर 6 से, लॉसेस वगैरह का जो चैप्टर है और डिडक्शन का जो चैप्टर है उसमें रिलैक्सेशन इश्यू करने का पावर डिपार्टमेंट को इन्होंने दिया। यहाँ पे वो सारे सेक्शंस उन्होंने लिखे। कंट्रोल ओवर इनकम टैक्स अथॉरिटी, देखो यहाँ पे आया था वो, लेकिन उन्होंने बोला कि कोई भी ऑर्डर जो है वो इनकम टैक्स एक्ट को ओवरराइड नहीं करेगा। यहां तक की बातें उन्होंने बोली है कि ये क्या क्या है, मैं फटाफट अभी मेरे नोटबुक में मैंने अपने को लिखना क्या है वो दिखा देता हूं आप लोगों को, अभी मत लिखो, मैं जब ब्रेक दूंगा तब लिखना, ठीक है। सीबीडीटी में इश्यू ऑर्डर्स इंस्ट्रक्शन डायरेक्शन टू इनकम टैक्स अथॉरिटी फॉर अ प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एक्ट, चलो ठीक है, ये तो लिख दिया हम लोगों ने। दूसरा, हाउएवर इट्स नॉट बाइंडिंग, इट्स नॉट बाइंडिंग ऑन द असेसी। देखो पूरे डिपार्टमेंट के ऊपर बाइंडिंग हो सकता है, लेकिन असेसी के ऊपर ये बाइंडिंग नहीं है, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ये बाइंडिंग नहीं है, हाई कोर्ट के ऊपर बाइंडिंग नहीं होता, आईटीएटी के ऊपर बाइंडिंग नहीं होता, सेटलमेंट कमीशन के ऊपर बाइंडिंग नहीं होता, एडवांस अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग के ऊपर बाइंडिंग नहीं होता, और सबसे इंपॉर्टेंट सीआईटी अपील के ऊपर भी ये बाइंडिंग नहीं होता। ये बाकी के जो लोग हैं वो इनकम टैक्स अथॉरिटी है ही नहीं। मुझे बताओ ना, सीबीडीटी मेन बॉस है आप लोगों का,
ये सीबीडीटी के अंडर आते हैं क्या? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, आईटीएटी, एसएससी, क्या ये सीबीडीटी के अंडर आते हैं? अरे बाहर ही है वो सब। ये सब कुछ बाहर है ना। सुप्रीम कोर्ट अपनी खुद एक अथॉरिटी है, हाई कोर्ट खुद में अपनी एक अथॉरिटी है, आईटीटी खुद अथॉरिटी है, सेटलमेंट कमीशन और एआर ये सारी खुद इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है। और एसएससी, मैं एसएससी हूं, मेरे ऊपर तो सीबीडीटी बेटा ही नहीं है, मैं काहे को सीबीडीटी का फॉलो करूं ऑर्डर? ऑर्डर मतलब समझते हो? ऐसे करो, कल 10 बजे काम पर आओ, कल आपको ओवर टाइम करना पड़ेगा, ये ऑर्डर में आप रिलैक्सेशन दो, ये ऑर्डर में रिलैक्सेशन मत दो। भैया आप अपने ऑफिसर्स को ये सब बताओ, मैं एसएससी हूं, मुझे ये सब मत बताओ। हाँ, ऑफिसर में एक ऑफिसर्स को उन्होंने मुक्ति दी है, और वो मुक्ति दी है खाली सीआईटी अपील, क्योंकि जिसके हाथ में अपील का पावर है ना, उसको आप बांध के रखोगे तो कैसे चलेगा? अपील वाले का हाथ खुला होना चाहिए। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि सीआईटी अपील एक ऐसा ऑफिसर है जो ऑर्डर्स सीबीडीटी इश्यू करता है, उसमें से उसको बाइंडिंग नेचर से बाहर रखा हुआ है। ठीक है ना? तो यहां पे देखो, CBDT circulars are binding on all income tax authority subordinate to CBDT. However, such circulars are not binding on assessee. Assessee के ऊपर वो बांधा हुआ नहीं होता। Therefore, assessee can challenge the validity of CBDT circular. और चैलेंज कहां पे करेगा? चैलेंज करेगा सीआईटी अपील के सामने। इसलिए सीआईटी अपील को मुक्ति देके रखी है। CBDT, however, is not empowered. CBDT के पास पावर नहीं है to issue order, instruction or direction in such a way as to require any income tax authority to make assessment of particular case in a particular manner or interfere with the discretion of the commissioner of appeal. ये power CBDT को नहीं है। Order should be for a proper and effective management of the work of the assessment and collection of the revenue. Issue the general and special order from time to time in respect of any class or income class of income or class of cases, setting forth the direction or instruction not being prejudicial to the assessee. एसएससी के अगेंस्ट आप ऑर्डर पास मत करो यूजुअली, क्योंकि एसएससी के अगेंस्ट अगर आप ऑर्डर पास करोगे तो एसएससी उसको चैलेंज कर देगा कोर्ट में। यहां तक की बातें मैंने कर ली। उसके आगे मुझे बताओ, एक एसएससी को डिपार्टमेंट को कैसे देखना चाहिए? ये हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है और यहाँ पे हमारे दुनिया भर के एसएससी है। इन एसएससी के लिए डिपार्टमेंट के मन में क्या होना चाहिए? क्या डिपार्टमेंट इनको डीम्ड चोर बोलना चाहिए? ठीक है ना, मैं थोड़ा हार्श वर्डिंग यूज कर रहा हूं। चोर मतलब समझते हो ना, जो टैक्स इवेडर है। क्या डिपार्टमेंट ये मान के चलेगा कि सब चोर है, सारे लोग चोर है, सब लोग टैक्स की चोरी करते? क्या ऐसा मान के चलना चाहिए? जल्दी बोलो। अच्छा, तुम लोग यस बोल रहे हो, लेकिन मैंने तो टैक्स की चोरी की नहीं जिंदगी में कभी, तो मेरा इमोशन हर्ट होगा कि नहीं अगर मुझको ऐसी ट्रीटमेंट दी जाएगी तो? मैं जब इनकम टैक्स, मैं कल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जब जाऊंगा, तो आपको नहीं लग रहा मुझे ऑनेस्ट एंड फेयर ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए? अरे अगर आप मुझे मान के रखोगे कि राम पाटिल भी टैक्स का चोर है, मैं आपको भी मान के रखूं कि सूरज भी टैक्स का चोर है, पुरुषोत्तम भी टैक्स का चोर है, प्रेरणाताई भी टैक्स की चोर है, ऐसे कैसे मानोगे यार? अच्छा, क्या एसएससी ऐसा मान के चलना चाहिए कि डिपार्टमेंट में जो भी है वो सारे के सारे करप्ट ऑफिसर है, सब खाली पैसा खाने के लिए बैठे हैं? क्या ये अजम्पशन भी राइट है? यस। ये अजम्पशन राइट है क्या? सारे ऑफिसर करप्ट है 100%? नहीं नहीं सर, ये अजम्पशन भी करेक्ट नहीं है। नहीं ऐसा, अच्छा आप लोग यस नो जो बोल रहे हो ना, ऐसा ही है। ये लोग मानते हैं कि ऑफिसर करप्ट है और ऑफिसर्स मानते हैं कि एसएससी चोर है। तो मोदी अंकल ने लास्ट ईयर में अनाउंसमेंट किया, बोला इसको रोको। डिपार्टमेंट को मानना पड़ेगा कि सारे एसएससी अच्छे हैं, एक्सेप्शंस है कुछ, उनको ढूंढो। और हमें बोला कि सारे ऑफिसर्स अच्छे हैं ऐसा मानो। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपका डिपार्टमेंट है, आपका देश को टैक्स देना कर्तव्य बनता है, तो आप लोग प्लीज फेयर टैक्स भरना चालू करो। तो ये जो झगड़ा चल रहा है ना दोनों के बीच में, जो वो आपको गालियां दे रहे हैं, आप उनको दे रहे हो, सर ये रुक जाए। तो ये टैक्स पेयर चार्टर करके एक पावर, उन्होंने एक बुकलेट इश्यू किया है, एक पेज का बुकलेट ऐसे कि टैक्स पेयर चार्टर। सर डिपार्टमेंट आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है? देखो इसमें क्या लिखा है, सीबीडीटी शैल अडॉप्ट एंड डिक्लेयर, शैल बोला है, अडॉप्ट एंड डिक्लेयर टैक्स पेयर चार्टर, राइट एंड ऑब्लिगेशन एंड इश्यू सच ऑर्डर्स, instruction, direction or guidelines to other income tax authorities as it may deem fit for administration in such charter। और फिनांस एक्ट 2020 के अमेंडमेंट है, क्योंकि ये अमेंडेड है, नया है, कुछ तो अच्छा हो रहा है डिपार्टमेंट में। मुझे अच्छा लगता है पढ़ाने के लिए, और आप लोगों को अच्छा लगना चाहिए पढ़ने के लिए, और एग्जाम में आ भी सकता है ये कि एक्सप्लेन द टैक्स पेयर चार्टर, 4 to 6 मार्क्स का क्वेश्चन इसके ऊपर बन सकता है।
डू नॉट टेक इट लाइटली कि जनरल बातें लिखी गई तो शायद नहीं पूछेंगे, शायद यही पूछ ले इस चैप्टर में से, इसलिए मैं नहीं पढ़ाऊंगा आपको। मैं आपको डायरेक्टली मोदी अंकल को बता रहा हूं कि इन बच्चों को टैक्स पेयर चार्टर पढ़ा दो, ठीक है ना। आपके बुक में खाली इतना ही लिखा है टैक्स पेयर चार्टर के बारे में, लेकिन मैंने पूरा का पूरा अपने हैंड रिटन नोट जो है इसमें पूरा का पूरा टैक्स पेयर चार्टर कॉपी किया इनकम टैक्स की पोर्टल पे से लेके, कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कमिटेड टू, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या क्या करेगा उसके कुछ पॉइंट लिखे हैं। प्रोवाइड फेयर एंड कर्टियस एंड रीजनेबल ट्रीटमेंट, मतलब अच्छी ट्रीटमेंट दो। ट्रीट टैक्स पेयर एज ऑनेस्ट, मुझे ऑनेस्ट बोलो। प्रोवाइड मैकेनिज्म टू अपील एंड रिव्यू, कंप्लीट एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन। प्रोवाइड टाइमली डिसीजंस, आपको टाइमली डिसीजंस मिलने चाहिए, डिले मत करो, मेरा काम डिले मत करो। कलेक्ट द करेक्ट अमाउंट ऑफ टैक्स, ज्यादा टैक्स मत लो। रिस्पेक्ट प्राइवेसी ऑफ द टैक्स पेयर, टैक्स पेयर के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिल गया, फटक से आपने ट्विटर पे डाल दिया, ऐसे नहीं चलेगा। आप किसी के यहाँ पे रेड करते हो तो उसका वीडियो बना के पोस्ट मत करो बाबा, उसको उसकी प्राइवेसी को आपको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी, होल्ड इट अथॉरिटी अकाउंटेबल, सारे ऑफिसर्स को अकाउंटेबल पकड़ो। इनेबल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ चॉइस, मतलब मैं नहीं जाना चाहता डिपार्टमेंट में, मुझको डर लगता है तो मैं अपने बिहाफ पे किसी और को भेजूं, तो आप एक्सेप्ट करो उस बात को। प्रोवाइड फेयर एंड जस्ट सिस्टम, उसको अच्छा सिस्टम दो, ये इनकम टैक्स की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पब्लिश सर्विस स्टैंडर्ड्स एंड रिपोर्ट पीरियडिकली। रिड्यूस कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस, देखो कि एसएससी का 4 पैसा कैसे बचा सकते हो आप, ठीक है। एंड व्हाट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक्सपेक्ट्स फ्रॉम टैक्स पेयर इन रिटर्न, तो ये 2 बातें इसमें लिखी है कि इनकम टैक्स कमिट क्या करता है और इनकम टैक्स आपसे एक्सपेक्ट क्या करता है। बी ऑनेस्ट एंड कंप्लायंट, आप एसएससी हो, आप ऑनेस्ट रहो, आप कंप्लायंट रहो, आप टाइम पे अपने टैक्स भरो, टाइम पे अपनी रिटर्न जमा करो। बी इन्फॉर्म्ड, ऐसा बोलो ही मत कि मुझे इनकम टैक्स क्या है पता ही नहीं है, टीडीएस क्या होता है पता ही नहीं है, टीसीएस क्या होता है पता ही नहीं है, अच्छा मुझे यही नहीं पता था एडवांस टैक्स भरना है। आप असेसी हो, यू आर एक्सपेक्टेड टू नो एवरीथिंग अबाउट टैक्सेस, इसलिए तो आपने सीएसीएमए को अपॉइंट किया है ना, उनको पता तो होना चाहिए सब कुछ कि टैक्स क्या होता है। कीप एक्यूरेट रिकॉर्ड्स, नो व्हाट द रिप्रेजेंटेटिव डज ऑन हिज बिहाफ, रिस्पॉन्ड इन टाइम, पे इन टाइम। तो ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे लिखे, मोदी अंकल ने इसका इंपॉर्टेंस डिक्लेयर किया हुआ है। तो एक छोटा सा वीडियो प्लीज देख लो, 3 मिनट का वीडियो है। साथियों, इस एक महत्वपूर्ण रिफॉर्म के साथ साथ आज भारत एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है और वो है टैक्स पेयर चार्टर। ये टैक्स पेयर चार्टर भी देश की विकास यात्रा में बहुत बड़ा कदम है और टैक्स पेयर के लिए अधिकार और कर्तव्य दोनों को संतुलित करने का और सरकार की जिम्मेवारी पक्की करने का ये बहुत अहम कदम है। टैक्स पेयर को इस स्तर का सम्मान और सुरक्षा देने वाले दुनिया में बहुत कम देश है, गिने चुने देश, लेकिन अब भारत भी इस महत्वपूर्ण कदम की ओर अपने आप को ले जाकर के उसमें शामिल हो गया है। अब टैक्स पेयर को उचित, विनम्र और तर्क संगत व्यवहार का भरोसा दिया गया है, यानी आयकर विभाग को अब टैक्स पेयर की डिग्निटी का संवेदनशीलता के साथ ध्यान रखना होगा। अब टैक्स पेयर की बात पर विश्वास करना होगा। डिपार्टमेंट उसको बिना किसी आधार के ही शक्ति नजर से नहीं देख सकता। अगर किसी प्रकार का संदेह है भी तो टैक्स पेयर को अब अपील और समीक्षा का भी अधिकार दिया गया है। साथियों, अधिकार हमेशा दायित्वों के साथ आता है, कर्तव्यों के साथ आते हैं। इस चार्टर में भी टैक्स पेयर से कुछ अपेक्षाएं की गई। टैक्स पेयर के लिए टैक्स देना या सरकार के लिए टैक्स लेना ये कोई हक का, अधिकार का विषय नहीं है, बल्कि
ये दोनों का दायित्व है, जिम्मेवारी है, कर्तव्य है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। टैक्स पेयर को टैक्स इसलिए देना है क्योंकि उसी से सिस्टम चलता है। देश की एक बड़ी आबादी के प्रति देश अपना फर्ज निभा सकता है और उज्जवल भविष्य को कदम भी रख सकता है। इसी टैक्स से कुछ टैक्स पेयर को भी तरक्की के लिए, प्रगति के लिए बेहतर सुविधाएं और इंफ्रास्ट्रक्चर मिल पाता है। वहीं सरकार का ये दायित्व है कि टैक्स पेयर की पाई पाई का सदुपयोग करे। ऐसे में आज जब करदाताओं को सुविधा और सुरक्षा ये दोनों मिल रही हैं, तो देश भी हर टैक्स पेयर से अपने दायित्वों के प्रति ज्यादा जागरूक रहने की अपेक्षा करता है। तो ये सारी बातें हैं। अभी आप लोगों को मैं फिर से एक 10 मिनट का ब्रेक दे रहा हूं। जितना भी मैंने पढ़ा दिया फटाफट लिख लेना बुक में, एंड देन वी विल स्टार्ट एट 8:35. We will start at 8:35. Is it fine? लिख लोगे ना यहां तक? ओके